सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हैज स्टेड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इस सिडिशन पे, राजद्रोह के केस पे या राजद्रोह के लॉ पे या धारा पे क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है फिलहाल के लिए, टेम्पररली। ठीक है, परमानेंटली नहीं, टेम्पररली पीरियड के लिए। क्यों रोक लगाया है, क्या इसके पीछे कारण है, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले तो सिडिशन होता क्या है, जो इतना कंट्रोवर्सी इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, सिडिशन पर्टिकुलर जो कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर ऑफेंस है। सिडिशन जो है एक ऑफेंस है, ठीक है, एक जुर्म है, एक अपराध है। अंडर विच एक्ट, कौन से कानून में? हाँ, 124, 124A, ठीक है, सेक्शन 124A, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी और इंडियन पिनल, दैट इज इंडियन पिनल कोड, ठीक है, जिसे हम आईपीसी कहते हैं और भारतीय दंड संहिता कहते हैं। ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता। यस तनु, यस भी रिवीजन को लेकर चल रहा है। पिंटू, यस यस यस, यू पीपल आर राइट। इसमें हुआ क्या है कि ये जो सेक्शन है आईपीसी इंडियन पिनल कोड का 124A, इसमें जो सिडिशन है दैट इज राजद्रोह, ठीक है, वो एक अपराध है, एक ऑफेंस है। तो लेकिन आखिर इसमें होता क्या है राजद्रोह, और कब कौन सा कोई पर्टिकुलर एक्ट राजद्रोह माना जाएगा या सिडिशन माना जाएगा? जैसे कुछ क्राइटेरिया होगा ना कि आप ये काम करोगे तो आपका जो ऑफेंस है वो राजद्रोह माना जाएगा, तो वो क्या है? हाँ, देश के खिलाफ, और अच्छा, और बताओ कुछ। ओके, तनु ने बताया है कुछ, ओके, ठीक है। नकुल श्रीवास्तव बता रहे हैं शोइंग एनमिटी अगेंस्ट द स्टेट थ्रू वर्ड्स, एक्शन, पोस्टर्स और स्पीच। ओके ओके ओके। पिंटू बता रहे हैं देश के अगेंस्ट में कोई वर्क करना, ठीक है। और बताओ कोई। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे हम जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो एग्जैक्ट वर्ड जो लिखा हुआ है, जो लॉ के अंदर, बेयर एक्ट के अंदर, मैं वही वर्ड, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है समझने में, लेकिन मैं वही लिखता हूँ, तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, वो कोई भी नहीं याद रखता है, इनफैक्ट किसी को भी जनरली वर्ड टू वर्ड नहीं याद रहता है, सिर्फ आपको एसेंस समझने की ज़रूरत है, और उसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। ओके ओके, ठीक है, गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, मैं इसे, ये आर्टिकल को लिखता हूँ यहाँ पर, ये सेक्शन को, सॉरी, ये सेक्शन में क्या है, प्रोविज़न एक्चुअली। सेक्शन 124A, आप लोग बता रहे हो जनरली ये कि देश के खिलाफ कोई काम करना, ठीक है, जनरली सभी लोग का यही ओपिनियन है कि देश के खिलाफ कोई काम करना उसे सिडिशन कहते हैं, ठीक है, चाहे उसकी एकता, अखंडता, इन सारी चीज़ों को खतरा पहुंचता है। ठीक है, हम पहले इसको, मैं इसलिए जानबूझ के इसे लिख रहा हूँ, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सेक्शन 124A डिफाइंस सिडिशन, इट डिफाइंस मतलब परिभाषित करता है सिडिशन को, दैट इज राजद्रोह को, एज, मैं जो लॉ में लिखा हुआ है वही वर्ड लिख रहा हूं, whoever, whoever by words,
बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन, ईदर स्पोकन। अभी बस लिखते जाना या देखते जाना, फिर उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि क्या है ये लिखा हुआ इसका मतलब। ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस, और बाय साइंस, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, और अदरवाइज brings or attempts, brings or attempts to bring into hatred, into hatred or contempt, into hatred or contempt, or excites, or excites, or attempts to excite, or attempts to excite disaffection, disaffection towards, towards the government, towards the government, towards the government established by law shall be punished with imprisonment, punished with imprisonment for life, to which fine may be added, to which fine may be added। ठीक है। अजित भारती ने बताया है एनी एक्टिविटी विच इज़ अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ कंट्री एंड इट्स पीपल बाय एनी ह्यूमन बींग्स। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, इसे लिख लो या फिर जल्दी से, इसे देख के घबराना मत, मैं इसे बता देता हूँ, क्या बताऊँगा क्या है ये। हो गया, लिख लिया सबने? क्या नहीं लिख रहा, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा? मैं उधर चले जाता हूँ, रुको, अब मुझे नीचे उतरना पड़ेगा लग रहा है। देखो, सेडिशन जो कि राजद्रोह जिसे कहते हैं हम हिंदी में, जो कि अंडर सेक्शन 124A, ठीक है, ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो कि क्रिमिनल लॉ है, उसमें इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इतना तो पहले समझ लेना कि ये कौन से एक्ट में है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, उसके धारा 124A में। ठीक, ये चीज याद रखना। इसमें क्या है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, सेडिशन, ये ऑफेंस है, जुर्म है, अपराध है। ठीक, इतना चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें परिभाषित कैसे किया गया है, इसे परिभाषित किया गया है, आप लोग जनरली से कह रहे थे कि देश के खिलाफ में एकता, अखंडता, जनरली सारी चीजें, ठीक है, तो अब इसे हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। हुएवर डिफाइन सेडिशन एज, हुएवर मतलब कोई भी, बाय वर्ड्स मतलब, वर्ड्स मतलब शब्दों से, ठीक है, बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटेन, चाहे बोल के या चाहे लिखित, मतलब कोई भी अपने शब्दों से, बोल के मतलब भाषण दे के, ठीक है, लिखित मतलब कोई न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल या बुक में लिख सकता है, ठीक है,
और बाय साइंस कार्टून वगैरह बना के, साइन मतलब कोई भी चिन्ह वगैरह कार्टून बनता है ना, तो कार्टून वगैरह भी बना के हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी दूसरे का। अभी मान लो कि मेरा कार्टून कोई मतलब कुछ ऐसा टाइप मजाकिया टाइप का बना दिया, ठीक है, मेरा मजाक उड़ाने के लिए, हो सकता है ना। तो वैसे ही बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो कोई भी चीज कार्टून टाइप का है जिसे हम देख सकते हैं, कोई भी डिजाइन वगैरह, ठीक है, इमेज वगैरह जिसे हम बना सकते हैं। और अदरवाइज मतलब या किसी और भी प्रकार से, इसके अलावा इतना सारी चीजें हो गई, इसके अलावा भी ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट, मतलब चाहे कोई लिखकर, बोलकर, ठीक है, चाहे साइंस से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है, हैट्रेड मतलब नफरत, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, किसी की आज्ञा का पालन न करना, उसे कंटेम्प्ट कहते हैं। ओके, अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट, और एक्साइट्स मतलब भड़काना, एक्साइट्स मतलब भड़काना किसी को, ठीक है, भड़काना तो समझते हो ना, हाँ। और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट या भड़काने की कोशिश करना, डिसअफेक्शन मतलब असंतोष फैलाने की, डिसअफेक्शन मतलब होता है असंतोष, मतलब किसी को भड़का के असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहे हो, या वैमनस्व, ठीक है, फैलाने की कोशिश कर रहे हो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, किसके टुवर्ड्स, गवर्नमेंट, सरकार। यहां पर देश नहीं है, ये याद रखना। आप सभी लोगों का कॉमन चीज क्या था, देश, कंट्री, लेकिन यहां पर देश नहीं है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट, सरकार। स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो सरकार जो लॉ से स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, मतलब कानूनी रूप से जो सरकार चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब जबरदस्ती कोई सरकार बना दिया कू करके, जैसे मिलिट्री कू होता है ना, तख्ता पलट वगैरह करके, उस तरीके से नहीं, जो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो सरकार स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, उस सरकार के खिलाफ में अगर आप नफरत फैलाते हो, ठीक है, या नफरत फैलाने की कोशिश करते हो या भड़काते हो किसी को, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम पनिश करेंगे, सजा देंगे विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या 3 साल के लिए भी है इसमें, इसलिए मैंने आगे डॉट 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 किया हुआ है कि और भी इसमें कुछ लाइन है, ठीक है, लेकिन इतना मेन लाइन था इसलिए मैंने इतना लिख दिया, इसलिए मैंने आगे डॉट डॉट करने का मतलब यह है कि इसमें आगे और भी कुछ लाइन्स हैं, ठीक है, इतना इससे हमें समझने के लिए फिलहाल इनफ है। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या तो आजीवन कारावास हो सकता है, या आगे इसमें यह भी है कि 3 साल की भी सजा हो सकती है, ठीक है, कुछ केसेस में 3 साल की होगी, या फिर आजीवन कारावास की भी मैक्सिमम सजा हो सकती है। फॉर विच फाइन, और उसमें फाइन भी ऐड किया जा सकता है। तो इसका मतलब, पिंटू ने कहा है सॉरी सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा। ओके पिंटू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो सेडिशन को परिभाषित इस तरीके से किया है कि चाहे आप लिखकर, चाहे आप शब्दों से जैसे कि भाषण देके, चाहे आप साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कार्टून वगैरह बना के, अगर सरकार जो कि कानूनी रूप से स्थापित है उस सरकार के खिलाफ किसी को भड़काने की कोशिश करते हो, ठीक है, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये याद रखना, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है कि टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तब आपको सजा हो जाएगी, तब आपको राजद्रोह की सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हुआ कि इसमें देश नहीं है। सभी जनरली सबको क्या लगता है कि ये देशद्रोह है, देशद्रोह इसे नहीं कहते हैं, इसे राजद्रोह कहते हैं। इसीलिए राजद्रोह, राज मतलब सरकार, समझ में आ रहा है, आप नाम से ही समझ सकते हो। तो इसलिए आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते हो, अगर तो हिंदी न्यूज़पेपर में राजद्रोह लिख के आता है, इंग्लिश में तो सेडिशन लिख के आता है, ठीक है। अब तो एक चीज आपका डाउट क्लियर हुआ जनरल, क्योंकि आम आदमी या हम जनरली देशद्रोही से कह देते हैं या कंट्री के खिलाफ, जैसे कि अभी मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा तो आप लोग सबने यही जनरली जवाब दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब बवाल इसी पे है, सारा बवाल इसी पे है कि ये सेक्शन बेसिकली कर क्या रहा है कि अगर आप कोई भी भाषण देते हो, ठीक है, या कुछ बोलते हो सरकार के खिलाफ, किसी भी माध्यम से बोल सकते हो आप, चाहे भाषण बोल सकते हो, चाहे आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बोल सकते हो, ठीक है, या न्यूज़पेपर में लिख के, लिखा है ना,
इधर वर्ड्स और स्पोकन और रिटन, या न्यूज़पेपर में लिख के, या मैगजीन आर्टिकल वगैरह में लिख के, या सोशल मीडिया पे लिख के, तो आपको क्या होगा, आपको अगर सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हो या सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने की कोशिश करते हो तो आपको सजा हो सकती है सेडिशन में। तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि ये इसमें बवाल क्यों हो सकता है या बवाल क्यों हो रहा है? बताओ आखिर ये बवाल हो क्यों रहा है? तो सरकार के खिलाफ क्यों बोल सकते हो आप? मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो? कुछ मतलब आपके पास क्या अधिकार है? आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्या है? मतलब कौन सा राइट है, किस टाइप का राइट है? हाँ, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है ना, मूल अधिकार है आपका। तो आर्टिकल 19 जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल राइट मतलब मोस्ट सैक्रेड राइट होता है आपका, उसे खत्म नहीं किया, मतलब उसे जनरली खत्म नहीं किया जा सकता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही उसे चेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है तब, केशवानंद भारती केस के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बवाल में इसलिए आता है कि ये सेक्शन हमारे आर्टिकल 19 में जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको एक तरह से वायलेट कर रहा है या उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल 19 में तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या राइट दिया है कि आप बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक तरफ इंडियन पिनल कोड में क्या कह दिया गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे जिसे कि ऐसा माना जाए कि आप सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश कर रहे हो या नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सजा हो सकती है सेडिशन में। तो ये समझ रहे हो कॉन्फ्लिक्ट? तो इस तरीके से आर्टिकल 19 1A के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर सारा बवाल हो रहा है, यहीं पर सारा कंट्रोवर्सी हुआ है। तो उनको जेल में डाल दिया क्या है? इसको क्या क्या दिया जाएगा? तो इसको खत्म कर दिया जाएगा तो हाँ, नहीं, अगर इसको खत्म कर देंगे तब तो और ज्यादा बोलेंगे ना लोग। अगर इसे खत्म कर दोगे तब तो और ज्यादा लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे ना फिर तो आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं बता, अभी स्टार्ट ही किया है, मैं बस इसे बता रहा हूँ कि अभी कि सेक्शन 124A में है क्या और सेडिशन का मतलब क्या होता है, मैं अभी ये बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बताऊंगा कि इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें हुआ है वो मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। अभी फिलहाल इसका मतलब समझ लो, क्योंकि अभी आप लोगों का डाउट जो कन्फ्यूजन रहता है वो देश वाला जो प्रॉब्लम था, ठीक है, वो मैंने इसलिए इसको लिखने का मेरा पर्पज़ यही था। तो ये तनु ने एक सवाल पूछा है कि अभी एक पर्सन ने पीएम मोदी को कहा कि ओडिशा के उपासक हैं तो उनको असम के जेल में डाल दिया, क्या ये सेडिशन हुआ? सरकार की कमी को बताना, राइट टू स्पीच। ये देखो, ये सेडिशन के केस में उसे अरेस्ट करके डाल दिया गया है, लेकिन ये सेडिशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करती है जनरली, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये सेडिशन हुआ नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप इसी मैटर पर यही सब जो चीज हो रहा है इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट आया है जिसे हम अभी देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी तनु, हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं उसी पर, तो इसे समझते जाओ आप लोग। ये सेक्शन 124 है, सेडिशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। अब ये आर्टिकल 19 के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये आपको समझ में आया। आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर, लेकिन आप लोग ये बताओ कि आर्टिकल जो 19 है उसमें कुछ उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है या एब्सोल्यूट राइट है? वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? क्या रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, सॉरी, ओके, और ओके, और हम्म, अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और बताओ। सरकार की आलोचना बिल्कुल कर सकते हो, ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। हाँ, देखो, आर्टिकल 19,
ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि ये कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम, जो कि आपका 19 से लेकर 22 तक होता है, ये तो पता है। और उसमें आर्टिकल 19 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और ये कहता है कि आप कुछ भी अपना व्यूज़ किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप जो मन में आए वो बोलो, ठीक है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ताकि मतलब, और क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा नहीं होना चाहिए, मतलब संप्रभुता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए देश के, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज ऐसा बोल रहे हो जिससे, या कोई भी चीज ऐसा कह रहे हो जिससे कि संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है देश के, तो आपके जो स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। समझ रहे हो बात को। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, देश की सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, है ना, मतलब किसी देश के साथ हमारा जो मित्रतापूर्ण जो व्यवहार है या जो रिलेशन है उसको खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, शांति व्यवस्था जो बनी रहनी चाहिए। फिर डिसेंसी और मोरालिटी, डिसेंसी मतलब शराफत एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब पब्लिक में आप एक तरह से डिसेंट से रहो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप पब्लिक में रोड पे चल रहे हो और जो मन में आया किसी को भी ऐसे मतलब कुछ भी मारते पीटते चल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो अपने मन से, तो वो डिसेंसी और मोरालिटी नहीं है, ठीक है। डिसेंसी मतलब आप जैसे क्लास में बैठे हो तो आप शांति से बैठे हो भाई, किसी और को तकलीफ आपके एक्ट से कंडक्ट से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अवमानना नहीं कर सकते हो आप, जैसे कोर्ट ने कुछ कहा उसकी अवमानना आप नहीं कर सकते हो, जैसे उसके आदेश को आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद है डिफेमेशन, मानहानि, मतलब किसी के खिलाफ में कुछ भी बिना कोई एविडेंस के, बिना कोई सबूत के, और उसके इज्जत मतलब उतारना या उसकी बेइज्जत करना, इस तरीके से आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कोई जुर्म करने के लिए किसी को भड़काना, ठीक है। ये इस तरीके के 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 19 के सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 में ये दिया हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब इन 8 बातों को ध्यान में रखते हुए तब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है आपको, लेकिन साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। अब उसी में ये जो सिडिशन का जो राइट है, सिडिशन क्या कहता है, सिडिशन का जो ऑफेंस है ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप कुछ कहते हो या किसी को भड़काते हो या नफरत फैलाते हो, ठीक है, सरकार के खिलाफ, तो आपको सिडिशन की सजा हो सकती है। तो अब हमें यह देखना होगा कि क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या वायलेट कर रहा है। जो लोग इसको हटाना चाहते हैं, जो लोग इस आर्टिकल को, इस सेक्शन को जो हटाना चाहते हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है, कहेंगे ना यही कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 में, और दूसरी तरफ आप सेडिशन को अपराध कर दिए हो, तो अगर हम कुछ भी बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो आप क्या कहोगे कि ये तो सेडिशियस है। जैसे अभी एक किसी ने बताया, तो उन्होंने कि किसी ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ बोला, तो ठीक है, तो उसे सेडिशन डिक्लेयर कर दिया, मतलब सरकार के खिलाफ, सिर्फ पीएम मोदी नहीं, कोई भी सरकार के खिलाफ जनरली, चाहे सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी ये होता है कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो क्या हो जाता है, वो सरकारें जनरली बहुत सारे उसे सेडिशन के अंडर में उसे अरेस्ट कर लेती हैं। यही आजकल के टाइम में काफ़ी सारे केसेस ये हो रहे हैं, तो उसी पे बवाल चल रहा है। तो अब हुआ क्या कि ये जो हमारा है, लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारे आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, लेकिन सरकार क्या कह रही है, सरकार इसे रखना चाहेगी। तो सरकार क्या कह रही है कि आपको एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, 8 रिस्ट्रिक्शंस भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उस रिस्ट्रिक्शन में की वजह से ये सेडिशन लगा हुआ है, ठीक है, उस रिस्ट्रिक्शन में ये सेडिशन भी आता है, ऐसा सरकार का कहना है। तो अब इस पे फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है, मतलब कोर्ट करेगी बेसिकली, और फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ऐसे ही विवाद सरकार और पब्लिक, मीडिया, जर्नलिस्ट, प्रेस, इन लोगों में, और पब्लिक, पॉलिटिशियंस, इन लोगों में, सिविल सोसाइटी, इन सब में ये प्रॉब्लम हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट होते गया, और इसी वजह से फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है,
और सुप्रीम कोर्ट में कोई एक लैंडमार्क जजमेंट आया इसमें, किसी को पता है? सेडिशन पे कोई लैंडमार्क जजमेंट जो सबसे फेमस जजमेंट है, बताओ। नकुल ने सही बताया है, आदर्श व्यवस्था पर नहीं असर होना चाहिए, तो किसी में गरिमा का। यस आदर्श, सही बता रहे हो आप। यस, गुड मॉर्निंग। यस तनु, यस यस, नकुल ने सही बताया है। यस तनु, यस। ठीक है, किसी को पता है नहीं यहाँ पर सेडिशन पर जो लैंडमार्क जजमेंट है? यस, केदारनाथ सिंह ना, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। ठीक है, ये लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर। यस तनु, एक बलवंत सिंह भी है। यस यस, 95 में आया था वो। चलो, तो अब हम इसमें जो लफड़ा हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों में, उसे हम समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं कि आया कैसे। जो सेडिशन था, आप जानते हो कि इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में बना था। कब बना था ये? 1860। 1860 मतलब कब का टाइम था ये? यस, कॉलोनाइजेशन के टाइम का, जब अंग्रेज यहां पर थे ना, तो ये अंग्रेजों का टाइम बता। तो 1860 का इंडियन पिनल कोड बना हुआ है। 1860 से तो ये सेडिशन नहीं था उसमें, लेकिन कुछ सालों के बाद 1870s और फिर देन 1890s में इस सेडिशन को डाला गया इस इंडियन पिनल कोड में, अंग्रेजों ने डाला। और क्यों डाला? क्योंकि उस टाइम आपको पता होगा, आपने मॉडर्न इंडिया में या तो पढ़ोगे या तो पढ़ाया गया होगा आपको कि इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था ना। और जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो लोग क्या कर रहे थे, क्या करते थे? आंदोलन करते थे। और क्या मतलब आंदोलन कैसे करते थे? जनरली स्टार्टिंग में कैसे आंदोलन करते थे? हाँ, कैसे करते थे वो लोग? वायलेंट होता था, स्टार्टिंग से ही वायलेंट हो गया। या तो स्पीच देते थे और दूसरा लिखते थे, न्यूज़पेपर वगैरह। सुना हो ना कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे सब न्यूज़पेपर लिखते थे उस टाइम पे, गांधी जी वगैरह ये सब, बाकी लोग भी लिखते थे, लाल बहादुर सॉरी लोकमान्य तिलक, ठीक है ना, इन सब लिखते थे। तो न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, इन सब में वो लिखते थे और सरकार के खिलाफ लिखते थे। और उस टाइम सरकार किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो उस टाइम पे वर्ड था ना, यहां पर लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसे बाद में हटाया गया आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये सेडिशन का जो चार्ज है ये अंग्रेजों ने लाया, इसीलिए इसके पीछे की रीजनिंग यही थी कि उस टाइम पे जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल में जो सरकार के खिलाफ लिखते थे, और ऑफकोर्स लिखते क्यों थे? सरकार की जो गलतियां थी, जो खामियां थी, जो जो अत्याचार था, उसको एक्सपोज करने के लिए पब्लिक में, और वो पब्लिक को जागरूक करने के लिए। और ऑफकोर्स उनको क्या था कि वो सरकार के खिलाफ लोगों को आंदोलित करना चाहते थे, यही चाहते थे ना वो लोग, क्योंकि भाई हमें तो वो सरकार चाहिए नहीं थी। तो इसीलिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हम यहां पर रहें, वो तो यही चाहेगी ना। और वो लोग क्या चाहेंगे कि जो लोग ये सब बातें लिख रहे हैं उन लोगों को दबा दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। और इसीलिए, लेकिन अगर जब तक ये कानून में नहीं रहेगा, ये अपराध नहीं रहेगा, तो कैसे उनको अरेस्ट करेंगे, किस चार्ज पे अरेस्ट करेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए उन लोगों ने ये सेडिशन सेक्शन 124A में डाला, इसे अपराध डिक्लेयर किया। समझ रहे हो? और इसी में बाद में जो लोकमान्य तिलक थे, उनको महात्मा गांधी, इनको भी, और भी बहुत सारे लीडर्स को, एनी बेसेंट वगैरह को भी, उनको जेल में डाला गया सेडिशन का चार्ज लगाकर। ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि हाँ, उन पे राजद्रोह का चार्ज लगाकर और उन्हें जेल में डाला गया, पता? ठीक है, तो ये देख सकते हो कि इसके आने के पीछे लॉजिक क्या था। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का लॉजिक या रीजनिंग या कारण क्या था? ये कारण हिस्टोरिकल था, कॉलोनियल था, इसे हम कहते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर वगैरह में पता हो कि ये कॉलोनियल एरा लॉ है या कॉलोनियल एरा प्रोविजन है ये, इसीलिए यही वजह है।
ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को, उस टाइम के लोगों को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए ये लाया था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तब इसे रखने की क्या जरूरत थी? ठीक है, लोगों का कहना यही है कि जब देश आज़ाद हो गया तब इसको रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो ब्रिटिश लाए थे। तो इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम हुआ और उसके खिलाफ फिर कोर्ट में केसेस चले। कोर्ट में केसेस चले तो उसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट आया, जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको 1962 में आया था। कौन सा? केदारनाथ सिंह का। लेकिन उसके पहले कुछ हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दे दिया था, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था तारा सिंह केस में, ठीक है, जो कि 1951 में हुआ था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया रामनंदन केस में 1959 में। चलो मैं इसे लिख देता हूं थोड़ा सा। इसमें लोगों ने जब कोर्ट में केसेस फाइल किए तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तारा सिंह केस, ठीक है, 1951। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये जो तो कौन था केस, रामनंदन केस 1959। यस तनु सही है, यस किरण, यस यस। तो ये दोनों केस हुआ, ये दोनों में लोगों ने इसमें अपील किया कोर्ट में, और कोर्ट ने फैसला सुनाया इस सिडिशन के मामले में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है या असंवैधानिक है। संवैधानिक और असंवैधानिक क्यों? मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, आर्टिकल 19 के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उसको ध्यान में रखते हुए तो लोग ये कह रहे थे कि हमारे आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 1A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट कर रहा है ये। तो हाई कोर्ट ने कहा यस, एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। ठीक है, किसे डिक्लेयर कर दिया असंवैधानिक? सिटीजन को, राजद्रोह को। ठीक है, ये हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1951 और 59 में। ओके, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब कि सिटीजन अब अपराध नहीं है। मतलब आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो, और अगर वो ऐसा बोलोगे भी तो उसे, हाँ, आपको राजद्रोह की सजा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? असंवैधानिक है। ओके, तो ये तो हो गया, लोग खुश हो गए जो लोग सरकार की आलोचना करना चाहते थे। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में ही लागू होता है। ये तो पता है ना आप लोगों को कि नहीं? पता है। तो अगर मान लो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है तो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा के ज्यूरिसडिक्शन में ही अप्लाई होगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब यूपी के ज्यूरिसडिक्शन में ही अप्लाई होगा। गॉट इट? लेकिन बाकी देश में क्या, अगर पूरे देश में लागू करना है या पूरे देश में अप्लाई करना है तो किसका जजमेंट अप्लाई होता है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर एक मैटर आया केदारनाथ सिंह का। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? हटा दूं? क्या हुआ कि केदारनाथ सिंह, जो जजमेंट आया 1962 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हुआ क्या था ब्रीफली उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। कि केदारनाथ सिंह वॉज अ लीडर, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर इन बिहार। जस्ट ब्रीफली थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है,
कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी का नाम था, उसके लीडर थे वो। और वो सीधी सी बात है, वो अपोजिशन में थे उस टाइम। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की ना। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया एक स्पीच में, और कांग्रेस जो सरकार थी उसको क्रिटिसाइज किया, उसके खिलाफ में भाषण दिया, ठीक है। और उन्हें कांग्रेस के लीडर्स को कुछ गुंडा भी कहा, ठीक है, अपने भाषण में ना। तो ये सब चीजें हुआ। और उसके बाद अब हुआ है तो क्या हुआ, सीधी सी बात है कि जब सरकार को इस तरीके से आलोचना कर रहे हो, उनके लीडर्स को गुंडा कह रहे हो, और ये भी कह रहे हो कि हम क्रांति करेंगे, ठीक है, और कांग्रेस सरकार को हटाना है बेसिकली, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बनाना है, मतलब बेसिकली लोगों की सरकार को बनाना है। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब लोगों की सरकार वो कहते हैं। तो ये उनका इस तरीके से पूरा भाषण था सरकार के खिलाफ में। अब तो जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उनके खिलाफ में जब ये भाषण हुआ, तब सीधी सी बात है उनके खिलाफ में केस फाइल हुआ सेडिशन में, क्योंकि सेडिशन में एक तरह से आ सकता है ना, अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। उन्होंने भाषण के थ्रू गवर्नमेंट के खिलाफ में बोला, भड़काया लोगों को एक तरह से, मतलब भाषण दिया, नफरत फैलाने की कोशिश की, इस तरीके से इसमें आया, और लोगों ने इस आधार पर केस कर दिया। अब जब केस कर दिया तो हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया कि हाँ ये सीडिशियस है, ठीक है, इसे मतलब राजद्रोह माना जाएगा, और उन्हें 1 साल की सजा भी दे दी गई, ठीक। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में क्या हुआ, अपील हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। और ये 5 जज बेंच था, ये जो था 5 जज बेंच, ठीक है। और ये जो था, ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये जो थे, ये जो केस था, ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन के ऊपर था, ठीक है। मतलब राजद्रोह की संवैधानिकता, ठीक है, के ऊपर जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है, 5 जज बेंच, कोई भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन व्याख्या को करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, और वो 5 जज बेंच में जनरली होती है, ठीक है। तो 5 जज बेंच ने फैसला दिया, मतलब 5 जज मतलब 5 जज ने मिलकर फैसला दिया ये। और इसमें ये लैंडमार्क जजमेंट बना, इसे कहते हैं हम लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब कि ये सबसे सुप्रीम, ये सबसे मेन जजमेंट है इस पर्टिकुलर मैटर पे, ठीक है। कभी भी लैंडमार्क जजमेंट कहा जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये सबसे मेन जजमेंट है, ठीक है। और हर कोई मुद्दे पे कोई इस तरीके से कंट्रोवर्शियल मुद्दा होता है तो उसमें कोई लैंडमार्क जजमेंट होता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंद भारती है, ठीक है, डिफेक्शन में कियोटो होलो है। तो इस तरीके से अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जजमेंट है। आप धीरे धीरे पॉलिटी में अलग अलग आप पढ़ोगे आराम से डिटेल में, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम अगर सेडिशन के लैंग्वेज को देखा जाए, जो राजद्रोह है उसके लैंग्वेज, उसके भाषा को देखें तो उसमें यह कहता है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण देता है, ठीक है, या कोई लिखता है, या सरकार के खिलाफ कोई असंतोष या नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या करेंगे, राजद्रोह मानेंगे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम सेडिशन को अगर हम इंटरप्रेट करें, मतलब व्याख्या करें अगर उसको, तो उसे हम 2 इंटरप्रिटेशन निकलता है, 2 इंटरप्रिटेशन निकलता है। एक अगर हम उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करें,
एक लिबरल इंटरप्रिटेशन और दूसरा नैरो इंटरप्रिटेशन। नैरो इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो लिबरल इंटरप्रिटेशन मतलब और नैरो इंटरप्रिटेशन मतलब, लिबरल मतलब किसी को अगर व्यापक मतलब उसको पूरा खुले तरीके से अगर हम उसे इंटरप्रेट करें या व्याख्या करें तो इसमें क्या होगा, और नैरो मतलब उसे अगर हम सकरा कर दें, उसको सीमित कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसे व्याख्या करें तो क्या होगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसे दो तरीके से इसे इंटरप्रेट किया पहले, केस को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो दो तरीके से कैसे किया, पहला कहा कि अगर मान लो हम इसके वर्ड को, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको लिटरल सेंस में जैसे लिखा है उसी तरीके से हम अगर समझें तो उसमें क्या लिखा गया है, मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment। ठीक है, मतलब अगर हमको इसको लिबरल इंटरप्रेट करें तो क्या होगा कि ये इट विल वायलेट और इट विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट, इट विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो भी है आपका आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको ये वायलेट करेगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इसका, अगर हम इसको इसी तरीके से समझें तो। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई आलोचना करेगा तो क्या होगा, उसे सजा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका नैरो इंटरप्रिटेशन करें, अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन को, व्याख्या को सीमित कर दें, इस तरीके से अगर हम कर दें कि कोई भी इस तरीके का भाषण देता है या इस तरीके से कोई बात कर लिखता है जैसे, जबकि क्या हो जाएगा कि वो वायलेंस करने के लिए किसी को उकसा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि सरकार को हटाओ या सरकार को बर्खास्त करो या सरकार के खिलाफ आंदोलन करो या सरकार के खिलाफ भाषण देता है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, लोगों को वायलेंस करने के लिए भी भड़काता है। मतलब उसके भाषण से अगर लोग वायलेंस करने लगते हैं, ठीक है, हिंसा करने लगते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ भाषण दिया, सिर्फ भाषण दे दिया लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई, बात खत्म हो गया, तो क्या होगा, चलो ठीक है, उसने भाषण दिया, बात खत्म हो गई, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हो गया और सरकार भी है और कोई किसी को दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन अगर किसी के भाषण देने से और लोग हिंसा करने लगते हैं, होता है ना, कभी कोई नेता भाषण दे देता है और लोग हिंसा करने लगते हैं, तो अगर उस तरीके से किसी ने भाषण दिया या कोई इस तरीके से लिख दिया न्यूज़पेपर में और जिसको पढ़ के या जिसको सुन के लोग हिंसा जब करने लगे, वायलेंस करने लगे, तब क्या हो जाएगा, तब इसको हम सेडिशन मान सकते हैं। और उस केस में क्या होगा, हमारा फंडामेंटल राइट भी वायलेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन बताओ, जो अपवाद है, कौन सा अपवाद है, सॉवरेनिटी, यस वो भी है, और दूसरा एक और पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर है ना, तो पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये पब्लिक ऑर्डर को जब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वायलेंस, तो क्या होगा, ये अपवाद में आ जाएगा, और अपवाद में आ जाएगा तब हम उसके फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि अगर हम इसको नैरोली इंटरप्रेट कर दें, सीमित तरीके से इंटरप्रेट करें, इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि ये इट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट, जब कि अगर क्या होगा कि अगर इंसाइटमेंट, अगर इंसाइटमेंट टू वायलेंस और टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, जब ये होगा, मतलब वो भाषण या वो लेख जो कि हिंसा के लिए भड़काता है या जो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, उसे हम सेडिशन मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे फंडामेंटल राइट नहीं है, पब्लिक डिसऑर्डर करना आपका फंडामेंटल राइट
नहीं है, तब आप ये नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट था, क्यों मैं उस पर सिडिशन लगा रहे हो। ठीक है। और ये तो इस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक ही इंटरप्रेट करके दोनों का काम आसान कर दिया। मान लो दोनों की बात सुन ली, सरकार की भी बात यह था कि सरकार ने कहा कि अगर देश में शांति व्यवस्था को कोई दिक्कत हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा और फिर हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भाषण देता है, कोई लेख लिखता है और अगर कोई हिंसा होती ही नहीं है, तब आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, लोगों का फंडामेंटल राइट भी प्रोटेक्ट हो रहा है। और तो इस तरीके से सरकार की भी बात हो गई। और दूसरी तरफ इन लोगों को क्या कहा कि आप लोगों को अगर आप जब तक हिंसा नहीं भड़काते हो तब तक आपको बोलने की अधिकार है। तो इन लोगों की भी बात सुन ली, जो जर्नलिस्ट हैं या जो भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी अपोजिशन है या जो पब्लिक है, उसको भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका भी राइट प्रोटेक्ट हो गया ना। तो दोनों का ही राइट, सरकार और पब्लिक दोनों का ही राइट बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नैरो इंटरप्रिटेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नैरोली इंटरप्रेट किया और इसके लिबरल इंटरप्रेट इसको बंद कर दिया। इसे कहा कि लिबरली इट वोंट बी इंटरप्रेटेड। ठीक है, लिबरल इंटरप्रिटेशन इसका नहीं होगा, क्योंकि लिबरल इंटरप्रिटेशन होगा तो क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। और सरकार क्या कर रही थी, पहले इसे लिबरल इंटरप्रेट करती थी। कोई भी कुछ बोलता था तो क्या कहती थी कि ये सरकार के खिलाफ बोला है। ठीक है, सरकार के खिलाफ बोला है तो ये क्या होगा, आपने फंडामेंटल राइट को, सॉरी, सरकार के खिलाफ बोला है तो ये आपका सिडिशन, राजद्रोह हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन को हटा दिया और इसे नैरो इंटरप्रिटेशन करके इसे वैलिड डिक्लेयर कर दिया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर किया, संवैधानिक, इसे कहा कि यह संवैधानिक है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो नैरो इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, आप ऐसा सरकार इस तरीके से इंटरप्रेट इस सेक्शन को नहीं करेगी कि कोई भी कुछ भी लिखा या कुछ भी बोला और उसे आप राजद्रोह मान लोगे। आप उसे कब मानोगे, जब हिंसा होगी या हिंसा के लिए भड़काया जाएगा। ठीक है, किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करो, तब होगा। गॉट इट। तो ये चीज याद रखना, कभी भी सिडिशन का कोई केस आए या मतलब सिडिशन केस को समझना है तो आप ये देखोगे क्या वायलेंस का एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है, क्या वायलेंस के लिए भड़काया जा रहा है या वायलेंस हुआ है या हो रहा है तब, और या पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है या पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तब ये सिडिशन माना जाएगा एज पर केदारनाथ सिंह जजमेंट। ठीक है, इसीलिए तब से ये जो केस था, ये फाइनल हो गया और लैंडमार्क जजमेंट बन गया। और तभी से सारे सिडिशन केस में इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होता था और इस तरीके से इसका जजमेंट होता था। ठीक है, तो अरेस्ट आप भले किसको कर लो, लेकिन जब कोर्ट के पास जाएगा केस तो कोर्ट ये इस तरीके से इंटरप्रेट करेगी और केदारनाथ सिंह जजमेंट अप्लाई करेगी और तब ये देखेगी कि क्या ये हुआ है, और जब ये हुआ है तभी उसको सिडिशन का अपराधी माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ सरकार के खिलाफ बोल के सिर्फ नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि अगर ऐसे होगा तब तो क्या होगा, तब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाएगा। आप सरकार की आलोचना कैसे करोगे, और कोई भी सरकार ये चाहेगी नहीं कि उसकी आलोचना हो, है कि नहीं। तो इसीलिए इन चीजों को बैलेंस किया गया। हाँ, ये तो हो गया 62 में। अब इसके बाद क्या हुआ मैं वो डिस्कस करता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये केस अब तक लैंडमार्क जजमेंट है, अब तक 2022 तक अब तक लैंडमार्क जजमेंट था या अभी भी है इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन अब वापस से क्या हुआ कि कुछ केसेस हुआ, इसके बाद में एक केस और हो गया। ये केस समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया, हटा दो इसे। उसके बाद में एक और केस हुआ, इंपॉर्टेंट केस था। दो ये लैंडमार्क केस है, वो उतना लैंडमार्क नहीं, लेकिन हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। बलवंत सिंह केस था, स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 95। ठीक है, अगर एक ही स्पीच की वजह से सोसाइटी में दो ग्रुप पर एक
टॉर्चर हुआ तो दूसरा स्पीच तो क्या होगा? हाँ तो तनु, अगर दंगा हो रहा है, चाहे कोई भी ग्रुप करे, चाहे कोई भी आदमी करे, अगर वायलेंस हो गया तो उसे माना जा सकता है। अगर किसी के स्पीच से वायलेंस हो रहा है या वायलेंस, तब केदारनाथ सिंह जजमेंट के हिसाब से उसे सिडिशन माना जा सकता है। ठीक है, वायलेंस होना चाहिए, चाहे कोई भी करे, चाहे कोई भी ग्रुप करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। नकुल ने कहा अरुण जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था सर। अरुण जेटली, यस 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 नकुल, यस था, वो भी था। वो सब भी केसेस थे, ऐसे बहुत सारे केसेस थे, लेकिन ये सब लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। ठीक है, जो हम मेन जजमेंट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा चेंजेस हुआ क्या इस लॉ में या इस सिडिशन या प्रोविजन में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अरुण जेटली वगैरह वो सब जो भी बात वही कर रहे हैं जो केदारनाथ सिंह जजमेंट में हुआ था, जो केदारनाथ में हुआ था वही बात चल रही थी। ठीक है, तो चलो, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने नारे लगाए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ठीक है, जैसे खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा, इस तरीके से कुछ नारे लगे। उस टाइम पे आपको पता होगा कि उस टाइम में पंजाब में मिलिटेंसी चलती थी 80-90s में। 80s-90s में क्या हुआ था कि पंजाब में भी, जैसे कश्मीर में प्रॉब्लम है मिलिटेंसी का, है ना, उसी तरीके से कश्मीर पंजाब में भी होता था, खालिस्तान का इशू था। आप पढ़ोगे हिस्ट्री वगैरह में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पढ़ोगे आप, तो मतलब जैसे कि पता है ना खालिस्तान वगैरह, कुछ सुना है कि नहीं सुना कभी? सुने हो ना, थोड़ा तो बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना किसी ने पहली बार सुन रहे हो कि खालिस्तान क्या है या, तो उस टाइम पे 80s-90s में ये खालिस्तान का मुद्दा उठा था पंजाब में। ठीक है, उसको खालिस्तान बनाने की मांग हो रही थी, तो उसी में इस तरीके से नारेबाजी हुआ, कुछ लोगों ने नारेबाजी किया और वो मैटर, उस पर राजद्रोह का केस लग गया। तो वो मैटर वापस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ नारेबाजी अगर लगी है तो उसे हम सिडिशन नहीं मानेंगे। नारेबाजी लगाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, लेकिन हाँ, अगर नारेबाजी लगाने से अगर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को अगर होता है प्रॉब्लम, या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, या वायलेंस होता है, तब हम उसे मानेंगे। अगर वायलेंस नहीं हुआ है, सिर्फ नारेबाजी हुई है, तो हम उसे राजद्रोह या सिडिशन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसमें वही बात किया गया, इसमें नारे लगे थे तो इसलिए इसमें कहा कि ये राजद्रोह नहीं है, क्योंकि वायलेंस भी होना चाहिए। सिर्फ कोई नारे लगा दिया और आप उसे सीधे राजद्रोह लगा दोगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहां पर लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। नारे कोई लगा सकता है, कुछ कोई लिख सकता है, लेकिन हाँ तब तक जब तक कि पब्लिक ऑर्डर बना रहे। ठीक है, आप अपने अपने विचार लिख सकते हो, बोल भी सकते हो, लेकिन बशर्ते शर्त एक ही है कि पब्लिक ऑर्डर बना रहना चाहिए। उसके बाद आपको जो लिखना है लिखो। ठीक है, तो इसमें ये केस में वही हुआ था। ठीक है, स्लोगन हुआ था, इसमें लिखा गया था कि सिर्फ ओनली स्लोगन कैन नॉट बी सिडिशन। ठीक है, सिर्फ स्लोगन मतलब नारे, सिर्फ नारे लगने से सिडिशन या राजद्रोह नहीं हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन सरकार जो थी, सरकार में सारी सरकारें या बहुत सारी सरकारें, ये लोग क्या करते हैं कि जो भी इस तरीके से आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि ऑलमोस्ट हर राज्य में ये होता है कि कोई भी आदमी अगर कुछ सरकार के खिलाफ में ज़्यादा आलोचना करता है या कुछ न्यूज़पेपर में लिखता है, तो उसको कुछ केसेस ऐसे देखे गए बीच में कि उसे क्या किया गया, उसे जेल में डाल दिया गया या उसे सेडिशन चार्ज लगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये केसेस बढ़ने लगे, मतलब इसका बेसिकली मिसयूज होने लगा। ठीक है, सेडिशन जो प्रोविजन है इसका सरकार क्या करने लगी, मिसयूज करने लगी, अपने जो आलोचक हैं उनको दबाने के लिए या उनको सप्रेस करने के लिए। तो जब इस तरीके से जब होने लगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और इसी तरीके से एक बीच में और एक केस हुआ, विनोद दुआ का लास्ट ईयर हुआ था, एक केस था, विनोद दुआ ही नाम था शायद, हाँ जो जर्नलिस्ट थे, यस। ठीक है, तो विनोद दुआ, यस विनोद दुआ ही नाम है, विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर ही केस था कोविड के टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसको क्रिटिसाइज किया कि कोविड जो क्राइसिस है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, तो उसको हिमाचल प्रदेश में वहां पर सिडिशन के चार्ज लगा दिया गया और वहां पर एफआईआर दर्ज किया गया। तो लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने उससे रद्द कर दिया और कहा कि किसी के आलोचना करना या सरकार की आलोचना करना से सिडिशन चार्ज नहीं लग सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो इस तरीके से ये केसेस हुआ है, इसमें आपको सारे केसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। जो लैंडमार्क जजमेंट है वो अभी तक केदारनाथ सिंह है, और दूसरा एक ज्यादा आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे केसेस तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप इसके ही 10 केस अभी तो याद कर लोगे जो उसमें,
लेकिन आगे हर मुद्दे पे ऐसे केसेस आएंगे तो आप कितने केस याद रखोगे? और फिर सिर्फ आपको केसेस थोड़ी याद रखना है, आपको और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बात है, मतलब लॉ आपको नहीं, आप लॉ नहीं कर रहे होगे जिसमें आप सारे केसेस याद कर सकते हो। आपको ये भी याद रखना होता है, ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको क्या याद रखना है और क्या नहीं याद रखना है, ठीक है। और ऐसे तो आपको बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कोर्ट में केसेस चल रहा है। और फिर तब सुप्रीम कोर्ट में केसेस जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ऑब्जर्व किया कि इस सेक्शन का मिसयूज हो रहा है, सरकार मिसयूज कर रही है, तो इसीलिए इस सेक्शन को हटाने की मांग हुई या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की मांग हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई वापस से शुरू की है और सुप्रीम लोगों ने कहा कि केदारनाथ सिंह जो जजमेंट है उसको रिव्यू किया जाए और जो सेडिशन है उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए। लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जो सेडिशन का जो प्रोविजन है सेक्शन 124A उसे कंप्लीटली हटा ही दिया जाए, ये वायलेंस वगैरह का चक्कर हटा दो, क्योंकि वायलेंस तो है, आप कह तो रहे हो कि वायलेंस होगा तभी सेडिशन होगा, ये तो कोर्ट कह रही है, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार उसे मानती ही नहीं है। पुलिस पहले तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है ना, पुलिस सीधे जाके अरेस्ट कर लेती है। अब तो वो पहले अरेस्ट करेगी, फिर वो जाएगा कोर्ट में, फिर लॉयर हायर करेगा, फिर सुनवाई होगी, तब ना जाके वो बताएगा कि हाँ ये देखो केदारनाथ सिंह जजमेंट है, मैंने ये बोला है और केदारनाथ सिंह जजमेंट में आप ये बोल रहे हो, तब मेरा एक्ट जो है वो सेडिशन का नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दे में इसमें क्या होता है, महीनों कट जाते हैं और महीनों उसको जेल में रहना पड़ता है, ठीक है। और बाद में मालूम पड़ता है कि केदारनाथ सिंह जजमेंट के हिसाब से वो आदमी के ऊपर सेडिशन चार्ज लगता ही नहीं है। लेकिन तब तक तो महीनों तक उसकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ ना, पर्सनल लिबर्टी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सिविल जो एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सेक्शन को हटा ही दिया जाए क्योंकि मिसयूज हो रहा है। और वही अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल रिसेंटली लास्ट ईयर में केस फाइल हुआ और अभी उसके में सुनवाई चल रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सेंटर का जवाब मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे और इस केस का उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन का मिसयूज हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माना अपने एफिडेविट में कि इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसकी सरकारें मिसयूज करती हैं और इसे पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कहा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रही है और लोग भी यही बात कर रहे हैं, जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, जब आप मान ही रहे हो कि मिसयूज हो रहा है तो इस पे हम अभी स्टे लगा देते हैं। मतलब जो भी अभी तक आपने केसेस रजिस्टर किए हुए हैं इसके में, और जिन लोगों के खिलाफ भी इसके सेक्शन 124A में केसेस रजिस्टर्ड हैं और उनके खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं वो केसेस अभी सब सस्पेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें पेंडिंग में रखो और उन पे कोई भी कार्रवाई आगे मत करो, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। कब तक नहीं करोगे? जब तक कि आप ये पुनर्विचार कर नहीं लेते हो। री एग्जामिन जो है, री एग्जामिन कंप्लीट नहीं कर, सरकार ने बोला कि हम री एग्जामिन करेंगे। अब मान लो री एग्जामिन करने में उन्होंने 5 साल लगा लिए या 3 साल लगा दिए, तो 5 साल तक तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसे तब तक के लिए, जब तक आप ये पुनर्विचार कंप्लीट नहीं कर लोगे और पुनर्विचार करके ये बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, इसको, ये सेक्शन को हटाना चाहते हो या इसको चेंज करना चाहते हो, इसके लैंग्वेज को, इसके वर्डिंग्स को, इसे मॉडिफाई करना चाहते हो या इसे एज इट इज रखना चाहते हो, आप बताओ। फिर उसके खिलाफ वापस से सुप्रीम कोर्ट तब जजमेंट लेगा, फाइनल जजमेंट, और तब फाइनल जजमेंट डिलीवर करेगा कि केदारनाथ सिंह में जो बातें कही गई, क्या वो बातें वैसे के वैसे वो सही है और मतलब वैसे ही रखा जाए सिचुएशन को, या उसमें और कुछ चेंज करने की जरूरत है, या केदारनाथ सिंह जजमेंट को ओवर रूल करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसकी सुनवाई आगे फ्यूचर में भी होगी। अभी फिलहाल क्या पोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को रोक दिया गया है और जो भी इसके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, हियरिंग हो रही है, ट्रायल हो रहा है, उसको सब सस्पेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? जब तक कि सरकार उसे पुनर्विचार करके कोई फैसला न ले लेती है। हाँ, उसको जमानत मिल सकती है, ठीक है। हाँ हाँ, यस यस, सिर्फ ऑफ कोर्स इसमें खाली लगाएगा, तो अगर किसी उसके ऊपर कोई और चार्जेस लगा हुआ है तो फिर वो उस चार्ज में अरेस्ट अंदर रहेगा। अगर मान लो किसी आदमी के ऊपर क्या होता है कि 2-3 चार्ज लग जाता है कभी कभी, ठीक है, तो अगर दूसरे चार्ज में अगर आपके हो तो इसमें तो आपको जमानत मिल जाएगी, लेकिन दूसरे में आप अंदर रहोगे अभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। हाँ ऑफकोर्स होगा, लेकिन उसमें यह भी कहा है कि जो नए फ्रेश केसेस हैं, जो सिर्फ जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रायल में है, हियरिंग चल रही है, उन लोगों को सस्पेंड करने की बात करें, उस पर स्टे करने की बात किया गया है। लेकिन जो फ्रेश केसेस हैं, जो जैसे नए केसेस, जैसे मान लो कि अब आज से आप कुछ बोलो सरकार के खिलाफ या कुछ लिख दो, तब
तब आपके ऊपर क्या फ्रेश केसेस होगा कि नहीं होगा रजिस्टर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये हम ऐसा होप करते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं कि सरकारें ऐसा नहीं करेंगी, सरकारें केस रजिस्टर नहीं करेंगी। ये उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब उनकी उम्मीद का पालन सरकार करती है या नहीं करती है, ये देखने की बात है। ठीक है, उन्होंने बस उम्मीद कहा, उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया है इसके ऊपर। मतलब इसका मतलब क्या है कि डोर ओपन है। अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे, तो मतलब बेसिकली केस रजिस्टर अभी भी कर सकती है। फ्रेश केसेस, जो नए केसेस, अभी अब जो कोई कुछ बोलेगा या कुछ कहेगा तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रेश केसेस रजिस्टर करने के खिलाफ में स्टे नहीं लगा गया है, ये चीज याद रखना। सिर्फ जो ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है, जो केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर स्टे लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर रखना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारे अब कंप्लीटली मतलब एकदम स्टे हो गया है। एनी डाउट? बोलो, किसी को डाउट है? तो और ऑलरेडी क्या है कि इसमें लोगों ने कहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे जो कानून हैं, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से यूएपीए, वो सब केसेस में ऑलरेडी आपके जो देशद्रोह का होता है या टेररिज्म का केस होता है, ये सब, या जो देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाला जो केसेस है, इस तरीके सारे उसमें डील किए गए हैं। तो जब वो सब लॉ ऑलरेडी हैं, तब इसे रखने की क्या जरूरत है? ठीक है, लोगों का कहना यह है कि ऑलरेडी तो प्रोविजन है ना दूसरे एक्ट में, तो इसे हटा दो, ये लोगों की मांग है। और तो अगर हम दूसरे कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज का अगर कुछ डेवलप कंट्री की बात करें, या अगर उससे देखा जाए कि बाहर विदेशों में या कोई डेवलप कंट्री में क्या हो रहा है इसके खिलाफ में, या सिटीजन के मामले में क्या हुआ है, सिटीजन है या हट गया है, पनिशमेंट होगी 3 साल से लेकर आपको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट हो सकता है दोनों सिटीजन में। ठीक है, यस 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 तनु। ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, आपको पता है कि इस जो लॉ प्रोविजन है, ये प्रोविजन को लाने वाला कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, 1860 में बना इंडियन पिनल कोड। उसके कुछ सालों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें इंट्रोड्यूस किया, और क्यों इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको बता दिया। लेकिन वही यूके 2009 में सिटीजन को हटा दिया, रिपील कर दिया। ठीक है, रद्द कर दिया। हाँ, बहुत काफ़ी पीछे हैं हम लोग। तो ये सब बहुत सारे रीजन है, ऑफकोर्स उसमें वो लोग रीजन बताते हैं वो लोग। ठीक है, वो आप लिख सकते हो, वो भी आप पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 2010 में हटा दिया है। ठीक है, फिर सिंगापुर ने भी हटा दिया है। सिंगापुर ने भी रिसेंटली हटाया है, 1-2 साल पहले, मुझे लग रहा है ये एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया, लेकिन 2020-21 के आसपास ही हटाया है। ठीक है, सिंगापुर ने भी इसे रिपील कर दिया है 2021 में। ठीक है, शायद 21 में रिपील किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्रीज, मतलब जो यूके जो इंडियन पिनल कोड में सिटीजन प्रोविजन डाला था, जो हमारे देश में भी चलता है, उसने अपने यहाँ पे हटा दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट पे भी लोग कह रहे हैं कि इसे हटना चाहिए। ठीक है, नहीं नए दर्ज नहीं होंगे। नहीं, उसमें यह है कि उसमें, हाँ, उसमें लिखा भले उन लोगों ने है ऐसा, लेकिन आप जब प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिंग्स है उसको पढ़ोगे, तो उन्होंने कहा कि हम होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें अब केस रजिस्टर नहीं करेंगी। तो लोगों ने इस तरीके से, जो कुछ न्यूज़पेपर वालों ने कुछ इस तरीके से लिख देते हैं वो लोग, कि अब नए केस रजिस्टर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तो उम्मीद किया है ना, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत उम्मीद करता है सरकार से। ठीक है, लेकिन सारी उम्मीदें पूरी होती हैं नहीं, हम भी बहुत उम्मीद करते हैं। ठीक है, और सरकार भी हमसे उम्मीद करती है। तो ना तो हम सरकार की उम्मीदों को पूरा करते हैं, ना सरकार हमारी उम्मीदों को पूरा करती है। सब यहाँ पर कोई भी किसी दूसरे की उम्मीद को पूरा नहीं करता है। तो ये सब सिलसिला चलते रहता है। तो नए केसेस में उम्मीद वाला मैटर है। ठीक है, और लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी केसेस रजिस्टर हैं उसको स्टे कर दिया गया है, ये क्लियर है।
किसी को कोई डाउट है तो बता दो, आगे नहीं तो आगे बढ़ें। चलो ठीक है। तो इसमें आपको जो याद रखने वाली जो चीज़ है वो सबसे पहला, तो एक तो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है, उसमें सिडिशन राजद्रोह और अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ, अगेंस्ट कंट्री नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, देश के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना। और दूसरा जो लैंडमार्क जजमेंट है इसमें केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, पूछता है, या फिर अगर मेंस में आया अगर आपको सिटीजन के ऊपर, तो आप अगर ये जजमेंट कोट नहीं करोगे तो समझ लो कि आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि जो सबसे मेन जजमेंट है आप उसी को जब कोट नहीं करोगे अगर एग्जाम में, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये मेन जजमेंट एटलीस्ट है, उसको कोट करना चाहिए, ठीक। हाँ नहीं याद आ रहा था तो ठीक है, बात अलग है, लिख सकते हो, उसके आर्ग्यूमेंट को सिर्फ लिख सकते हो आप। और उसके बाद केदारनाथ सिंह के बाद तो जो अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो तो स्टे कर दिया गया है, रिसेंट स्टेटस यही है, और बाकी कुछ फॉरेन कंट्रीज में इस तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। चलो इसके ऊपर एक केस कर दे, अरे हाँ, अगर याद है तो डाल दोगे तो अच्छा है, याद है तो डालना ही पड़ेगा, मतलब डाल दोगे तो अच्छा ही है, और नहीं याद है तो फिर गलत मत डाल देना, ये नहीं कि मतलब डालना है तो मतलब कुछ भी डाल दो, अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर मत डाल देना, बर्थ ऑफ ईयर मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि जो चेक करता है उसको तो पता ही रहेगा ना। देशद्रोह की डेफिनेशन क्या होगी तनु, ठीक, तनु देशद्रोह की डेफिनेशन ये, अब ये डिपेंड करता है, ये अगर को आप कौन से एक्ट में कौन से सेक्शन में देखते हो ये है, तो इसका कोई इस तरीके से जनरल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये हर एक्ट में सब में अलग अलग है, इसे ट्रीजन कहते हैं हम लोग, लेकिन ये डेफिनेशन आपको एक्ट के हिसाब से चेंज होती रहेगी, कोई स्टैंडर्ड एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ आप एक जनरल बस ये समझ सकते हो जरूर कि देशद्रोह आप उसे एक तरह से कह सकते हो कि अगर कोई भी, अगर हम सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा अगर पहुंचाते हैं तो उसे आप देशद्रोह मान सकते हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन या जनरल डेफिनेशन आप नहीं दे सकते हो। गॉट इट। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Consider the following statements. One, sedition is an offense under section 124A of Indian Penal Code. Kedarnath Singh versus State of Bihar, 1962 is a landmark case on sedition which declared it unconstitutional. Sedition slogan against the government will be
considered as offense under section 124A of IPC. Which of the above statements is or are incorrect? A, only one. B, only 1 and 3. C, only 2 and 3. D, 1, 2 and 3. यस तनु, राजद्रोह मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट और देशद्रोह मतलब यानी इंडिया के अगेंस्ट. यस यस, आप ऐसा कह सकते हो. हाँ ओके, और बाकी लोग बताओ. अच्छा, और कोई? बोलो बोलो. यहाँ पर लिख सकते हो मेयर स्लोगन. मेयर मतलब ओनली, सिर्फ. मेयर मतलब सिर्फ. ठीक है, मेयर स्लोगन. मेयर का मतलब होता है सिर्फ. ठीक है ना. बताओ बताओ, सभी लोग बताओ जल्दी जल्दी. देन आई विल मूव. चलो वहाँ से शुरू करो, बताओ. हाँ, डी, ये बुका रहे हो. ओके. हाँ, अच्छा, हाँ बोलो. चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास बाद में आता हूँ, बोलो. ओके. सी. सी. हाँ, अच्छा, बोलो नेहा, बोलो. हेलो, बोलो. सोच लिया, सोचा. बस जल्दी जल्दी सोचो. ऑनलाइन वाले, मयूर ने बताया है सी, किरण ने बताया है सी, और तनु ने भी बताया सी. किरण पहले बताया. ओके ओके ओके, ठीक है. चलो अब ठीक है, इसे देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सेडिशन इज एन ऑफेंस. ठीक है, अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी. ये क्या है, सही है? ये तो मैंने बताया था, ये सही है. चलो ठीक है. एक और चीज़ करना पहले ही, सबसे पहले ना ये चीज़ पढ़ लेना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. ठीक है, क्या बोला है, इनकरेक्ट. उसके हिसाब से तब पढ़ो स्टेटमेंट को. तो ये पढ़ लिया आपने कि ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो जैसे ही जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसे आइडेंटिफाई करना, वो आपका आंसर होगा. तो ये तो सही है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है. तो ये जहां जहां है वो क्या होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो वन कहां कहां है, यहां पर है, ये ऑप्शन आंसर आपका नहीं होगा. वन कहां है, ये यहां पर आपका आंसर नहीं होगा. और कहां है, यहां, ये आंसर नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ये. एक स्टेटमेंट पढ़ के आंसर हो गया. मैंने एक ही पढ़ा गया, पढ़ूंगा ही नहीं, आंसर हो गया.
ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और ये प्री में काम आता है। ठीक है, हाँ सारे क्वेश्चन में इस तरीके से काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में काम आ सकता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में काम आता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में काम आता है। तो ये एलिमिनेशन मेथड याद रखना। हाँ इसमें क्या हुआ है कि कभी कभी क्या होगा कि कोई एक ऑप्शन तीनों को नलीफाई कर देगा, मतलब सिर्फ एक आंसर आपके पास लग। कभी कभी क्या होगा कि आपको 50-50 पे लाएगा, मतलब एक जो है वो आपका दो ऑप्शन को एलिमिनेट करेगा और दो ऑप्शन बचा देगा। और अब वो दो ऑप्शन में बहुत टाइम ये होता है कि आपको पता होता है या नहीं पता होता है। ठीक है, 50-50 पे आते हो, अब उसमें आपको जजमेंट लेना होता है। रियल एग्जाम में ऐसे ही होता है, और ऐसे सिचुएशन आएंगे आपके पास कि आप 50-50 पे। हाँ हाँ, अगर आपका जो टेस्ट वगैरह जो दे रहे हो आप, और अगर आपका उसमें 50-50 पे जजमेंट आपका सही है, जो प्रैक्टिस से आपने, इसे तो टेस्ट कहा जाए ना कि टेस्ट देने के लिए, टेस्ट में आप क्या करते हो, इसी सब चीज़ों को एनालाइज करते हो आप कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और फिर तब आप उसके बाद फाइनल एग्जाम में तब डिसीजन ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का होता है कि जजमेंट गलत होता है, बहुत सारे लोगों का होता है कि जजमेंट सही होता है। तो ये सब आपको टेस्ट से समझ में आएगा, आपका आपके बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर हाँ, लेकिन जजमेंट तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होगा और आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जजमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे आपको 50-50 की सिचुएशन जब आएगा तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ उसमें आप ये देख सकते हो कि भाई जहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप ले सकते हो, जहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ पर आप छोड़ सकते हो, लेकिन जजमेंट लेना पड़ेगा यूपीएससी के प्री में। ठीक है, ये कन्फर्म है, ये चीज़ याद रखना। ऐसा कभी सिचुएशन जल्दी नहीं आएगा कि आपको सारे, मतलब कि जितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके सारे क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंटली 100% से आ रहे हैं, ऐसा रेयर होता है, रेयर। ठीक है, बोलता ही नहीं जनरली, ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए इसका भी आपको आदत डालना चाहिए। हाँ चलो आगे पढ़ लेते हैं वैसे मैं, लेकिन ये बता दिया आपको कैसे क्वेश्चन करते हैं। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 इज अ लैंडमार्क केस ऑन सेडिशन विच डिक्लेयर्ड इट, यहां तक तो सही है, इट्स अ लैंडमार्क केस ऑन सेडिशन विच डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये बोल रहा है कि इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है? गलत है, गलत है, गलत है, इसका मतलब ये आंसर होगा, गलत है मतलब ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है, तो इसलिए कहां पर है? दो, दो यहां पर है। ठीक है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर हमने एलिमिनेशन से खत्म कर दिया ये, तो चलो ये आ गया। तीसरा, मेयर स्लोगन, सिर्फ स्लोगन अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ये क्या है? सिर्फ स्लोगन ऑफेंस नहीं होगा सेडिशन में। ये मैंने बलवंत सिंह का जजमेंट बताया था आपको ना, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 95। तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, मतलब 2 और 3 दोनों आपका स्टेटमेंट गलत है, और गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो ये ओनली 2 और 3 आपका सही होगा। गलत स्टेटमेंट आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ऐसा मत सोचना कि वो गलत है मतलब तो ये तो आपका ऑप्शन ऑप्शन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां से देखना होता है कि ये क्या पूछ रहा है। तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है। गॉट इट?